नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा ड्रामा सीरियल हसरत में सनाया का भाई अपनी बीवी के पास बैठा होता है और रो रहा होता है। वो कहता है कि सनाया के दुखों से परेशान होकर अम्मी इतनी जल्दी चली गई। उसकी बीवी कहती है कि आप ऐसा ना कहें। वो कहता है नहीं, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि सनाया को कहो कि अपनी परेशानियां अपने दुख अपने तक रखे, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर बात अम्मी के सामने कर देती थी और अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चली गई। उनको इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए था, मैं उनके बगैर कैसे रहूँगा। उसकी बीवी कहती है कि आप परेशान ना हों, इस दुनिया में सबको जाना है। दूसरी तरफ सनाया अपने भाई की सारी बातें सुन लेती है और कमरे में जाकर वो ज़ारों कतार रोना शुरू कर देती है। उसे याद आता है कि वाकई ही उसके दुखों की वजह से उसकी माँ इतनी जल्दी चली गई। पता नहीं क्यों बेटियाँ हर बात अपनी माँ से कर देती हैं, जबकि माएँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी को यही कहा जाता है कि अपने दुख अपनी माँ से कह लो, मगर दूसरे के आगे मत बोलो। दूसरी तरफ हरीम टीवी देख रही होती है तो उसकी मामी आती है और कहती है, हरीम तुम इतनी देर तक टीवी क्यों देख रही हो? तुम्हें सुबह स्कूल नहीं जाना, अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, अब सोने का टाइम है। हरीम कहती है, मामी अभी बस कुछ देर देखने दें फिर मैं सो जाऊंगी। वो कहती है, नहीं, तुम सुबह मेरी बेटी के साथ देख लेना, अब तुम जाओ सो जाओ। और वो उससे ज़बरदस्ती रिमोट लेकर टीवी बंद कर देती हैं। हरीम कहती है, नहीं मामी थोड़ी देर देखने दें। वो कहती नहीं, अब बस जाओ। वो हरीम को कमरे से निकाल कर टीवी बंद करती है और लाइट बंद कर देती है। हरीम रोती हुई अपनी माँ के पास चली आती है और कहती है, माँ कि अगर हम अपने घर में होते तो कोई मुझे टीवी देखने से मना ना करता। मामी ने मुझे कमरे से निकाल दिया और टीवी भी बंद कर दिया। सनाया कहती है, नहीं बेटा बहुत देर हो गई है इसलिए उन्होंने कहा होगा। वो कहती है, नहीं मामा, अगर हमारा घर होता तो वो ऐसा ना करती, हमारा घर नहीं इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मामा मुझे अपने घर जाना है। वो कहती है, नहीं बेटा, आपके पापा और मैं भी तो आपको मना करते हैं टीवी देखने। मामा आपने तो कभी नहीं मना किया, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? सनाया कहती है, बेटा बड़े समझाएं तो समझ जाना चाहिए, वो आपके अच्छे के लिए कुछ कहते हैं। सुबह सनाया ऑफिस जाने लगती है तो उसकी भाभी कहती है, सनाया नाश्ता तो कर लो। सनाया कहती है, भाभी मुझे भूख नहीं है और आप मेरे लिए कोई काम ना किया करें, मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं अपना काम खुद कर लूँगी, मेरी वजह से आप परेशान ना हुआ करें। भाभी प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए कुछ करें। उसकी भाभी कहती है, तुम्हें क्या हुआ? पहले तो तुमने कभी ऐसे नहीं कहा। वो कहती है, नहीं भाभी, मेरी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ ऐसे आ गए हैं कि अब मुझे अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। वो कहती है, क्यों क्या हुआ? वो कहती है, भाई ने जो कुछ कहा है वो सच है। वो उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और सनाया चली जाती है। अरहम फबीहा के पास आता है तो फबीहा बात नहीं करती। फबीहा दूसरी तरफ देखती रहती है। अरहम भी चुप कर बैठा रहता है। काफ़ी देर अरहम देखता है, फबीहा उससे कोई बात नहीं करती। अरहम फबीहा से कहता है, फबीहा क्या बात है, तुम मुझसे नाराज़ हो? फबीहा कहती है, आपने मेरे घर वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अरहम कहता है, मुझे एहसास है, लेकिन वो बस मैं परेशान था इसलिए ऐसा हो गया। वो कहती है, नहीं आपने मेरे घर वालों की इंसल्ट की है। अरहम कहता है, तुम फिक्र ना करो, कल मैं खुद जाऊंगा और आंटी को घर ले आऊंगा और उनसे सॉरी कर लूँगा। हरीम सुबह नाश्ते के लिए टेबल पर आ रही होती है तो उसका मामू अपनी बेटी को नाश्ता करवा रहा होता है। उसके मुंह में एक एक नवाला डालता है और वो देखकर सोचती है कि अगर मैं अपने घर होती तो मेरे पापा भी मुझे नाश्ता करवाते। सनाया ऑफिस से आती है तो हरीम लॉन में बॉल लेकर बैठी होती है।
सनाया हरीम के पास चली जाती है और हरीम से कहती है, हरीम क्या बात है, तुम इस तरह परेशान क्यों बैठी हो? हरीम कहती है, मम्मा मुझे बॉल खेलना है और हादी आज नहीं आया। वो कहती है कि तुम अगर हादी नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ खेल लो, मैं अपनी बेटी के साथ खेलूँगी। हरीम गुस्से से कहती है, नहीं मम्मा, मुझे हादी और पापा के साथ खेलना है, आप प्लीज़ अपने घर चलें और मैं पापा और हादी और आप खेलेंगे, प्लीज़ मम्मा आप अपने घर चलें। और वो ये कहकर अंदर भाग जाती है। तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है, मरना भी है, जीना भी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हम टीवी के एक नए ड्रामा सीरियल जफ़ा के बारे में। हम टीवी पर एक नया ड्रामा सीरियल जफ़ा, इसकी पहली किस्त जुमे को रात 8 बजे नशर हुई। और बात करते हैं इस ड्रामे की स्टोरी पर। ड्रामे के सीन में एक लड़का मुहिब मिर्ज़ा, जो बेहतरीन अदाकार है, एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा है, शायद वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एक लड़की यानी मावरा, जो बेहतरीन अदाकारा है, डॉक्टर है, गाड़ी से उतरती है और हॉस्पिटल आती है और एक मरीज़ा का डिलीवरी का कामयाब ऑपरेशन करती है। इसके बाद एक माँ अपनी बेटी को उठाने के लिए पानी का जग फेंक देती है, जिससे वो उठ तो जाती है लेकिन इसका मोबाइल गीला हो जाता है और वह अपने मोबाइल को सही करने के लिए, खुश करने के लिए चावलों की पेटी में रख देती है ताकि मोबाइल ठीक हो जाए। इसके बाद नुमान मसूद अपनी बेटी यानी दीबू को गाड़ी में कॉलेज छोड़ने जाता है। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है और एक लड़का अचानक से गाड़ी में बैठी दीबू को सलाम करता है, जिससे उसका बाप हैरान हो जाता है और वो दीबू को पूछता है कि ये तुम्हारे साथ पढ़ता है क्या, जो मुझे सलाम कर रहा है? मैं तो नहीं जानता। लड़की कहती है, नहीं मेरे साथ नहीं पढ़ता, हालांकि वो दीबू का क्लास फेलो होता है। दीबू कॉलेज पहुंचकर अपनी सहेलियों से पूछती है कि मोइस किधर है। वो लड़कियां कहती हैं कि तू आते ही मोइस के बारे में पूछ रही है, हमारे पास तो थोड़ी देर ठहर जा। मोइस को ढूंढती है और वो उसको डांटती है और उससे कहती है कि तूने मेरे बाप को क्यों सलाम किया। वो लड़का क्या कहता है कि क्या मैं अपने होने वाले ससुर को सलाम भी नहीं कर सकता, जिस पर वो दीबू इसको डांटती है। मतलब कि ये किस काम पे लगा दिया है हमारे स्कूलों कॉलेजों ने बच्चियों को कि कॉलेज में जाकर पढ़ना नहीं, सिर्फ आज की मशूक़ी करनी है और पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। हमारी नस्ल इन टीवी ड्रामों और मोबाइल ने तबाह कर दी है। जो बच्चे ये ड्रामे देखते हैं वो क्या असर लेंगे इन वाहियात का। इसके बाद वही लड़की दीबू और उसका दोस्त मोइस कॉलेज से छुट्टी के बाद बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, खाने खाते हैं, खेल कूद करते हैं, फुल अय्याशी करते हैं और माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करने गए हुए हैं, लेकिन बच्चे तो बाहर अय्याशियाँ करते हैं। ये हाल है हमारे स्कूलों कॉलेजों की पढ़ाई का। डॉक्टर ज़ारा और दीबू जब घर जाते हैं तो डॉक्टर ज़ारा की माँ मिल जाती है। फिर मायूं की रस्म शुरू हो जाती है, गाने बजाने शुरू हो जाते हैं और वह मासूम सी लड़की यानी दीबू डॉक्टर ज़ारा की मायूं पर डांस करती है और डॉक्टर ज़ारा भी अपनी मायूं पर डांस करती है अपनी कज़न दीबू के साथ।
इसके बाद डॉक्टर ज़ारा का मंगेतर भी ज़ारा से फ़ोन पर बातें करता है और दोनों बातें करते हैं मायूं की रस्म के बारे में। तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है, मरना भी है, जीना भी है। नाजरीन, आज हम ड्रामा सीरियल जड पत्तू के बंद की बात करेंगे। इसमें आपने देखा कि मीनू अपने भतीजे को देखकर हैरान रह जाती है, जो कि वापस आ गया है। मीनू का भतीजा उसे देखकर सलाम करता है और कहता है कि क्या हाल है। मीनू उसे देखकर मारना पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि मैदान छोड़कर क्यों भागे, डट जाते, इस तरह क्यों भागे, मुंह काला करना था तो सही तरह करते। वो दोनों इसी तरह आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कि ऊपर से डॉक्टर साहब आ जाते हैं, जो कि चौधरी साहब की फरमाइश पर केसर करां के लिए आए हैं। वो उसे देखकर कहते हैं कि अपने महबूब को क्यों मार रही हो। वो उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये मेरा महबूब नहीं, ये मेरा भतीजा है और वो भी सगा। मीनू कहती है कि यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही हीर रांझे की, जो तुम टांग पर टांग रख कर देख रहे थे और कह रहे हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे केसर करां जाना है। मीनू कहती है तुम कौन हो? मैं डॉक्टर हूँ और मुझे केसर करां जाना है। वो ये सुनकर हैरान रह जाती है और फिर केसर करां की मस्जिद में डॉक्टर साहब की आमद का ऐलान होता है, जिसे सुनकर चौधरी साहब बहुत खुश होते हैं और सारा गांव मीनू की बल्ले बल्ले करने लग जाता है। और चौधरी साहब के मुलाजमीन चौधरी साहब को भड़काते हैं कि आपसे ज़्यादा तो मीनू की बल्ले बल्ले हो गई है, जो कि डॉक्टर साहब को तो आपने बुलाया था मगर मीनू की बल्ले बल्ले हो गई है। चौधरी कहता है कोई बात नहीं, चलो अब तुम लोग एक तकरीर लिखो और मैं वो तकरीर करूँगा और डॉक्टर की आमद की खुशी मनाऊँगा। सारे गांव में कुर्सियां लगाई जाती हैं, ढोल बजाए जाते हैं और डॉक्टर की आमद की खुशी मनाई जाती है, जिस पर चौधरी साहब खुशी का इजहार करते हैं और तकरीर भी करते हैं, जो कि मास्टर साहब से लिखवाई होती है। उसमें डॉक्टर की आमद पर खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े चेयरमैन से डॉक्टर की फरमाइश की थी और इसीलिए केसर करां में डॉक्टर साहब की मंजूरी हुई और डॉक्टर साहब आ गए और मेरी कोशिश कामयाब हो गई। केसर करां के तमाम लोगों से गुजारिश है कि डॉक्टर साहब के साथ ताउन करें। डॉक्टर साहब को मैं अब तकरीर के लिए बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और ये मेरे ओहदे के लिए नहीं है, मैं डिस्पेंसरी के लिए नहीं बल्कि एक सिविल अस्पताल के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो कोई अस्पताल का नामो निशान नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो ये कहकर चला जाता है। तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब जा रहे होते हैं और मीनू रास्ते में खड़ी हो जाती है और एक लकीर खींच देती है और कहती है कि इस लकीर के उस पार बड़ा अस्पताल है और लोग बड़े अस्पताल नहीं जाते, इसलिए कि उनके पास वहाँ जाने के लिए किराया नहीं होता और अगर वो वहाँ चले भी जाएं तो लाश वापस लाने के लिए उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए वो घर में ही रहकर मरना कबूल करते हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन रहकर देख लो लोगों के हालात, तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है ना कि अस्पताल की। तुम थोड़े दिन यहाँ काम करके देखो, अगर तुम्हारा दिल लग जाए तो तुम यहाँ रह लेना, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो वापस चले जाना। बड़े अस्पताल क्या होते हैं, छोटी डिस्पेंसरी पर भी लोगों को ज़रूरत होती है बड़े डॉक्टरों की। डॉक्टर के
वापस आने पर लोग खुश होते हैं और मीनू की बल्ले बल्ले और ज़्यादा हो जाती है, जिस पर चौधरी के मुलाजमिन चौधरी को भड़काते हैं कि फिर मीनू की तो बल्ले बल्ले होगी, अगले इलेक्शन में ऐसा ना हो कि मीनू ही खड़ी हो जाए और आपके मुकाबले में आप हार जाएं, और उसे भड़काते हैं कि ऐसा करें कि मीनू का पत्ता ही साफ कर दें, मीनू को मरवा दें। चौधरी कहता है दफ़ा हो जाओ, अपना मुंह काला करो यहाँ से और जाओ, डॉक्टर साहब के रहने का बंदोबस्त करो। चौधरी बहुत अच्छा होता है और वो डॉक्टर का अपने डेरे पर रहने का इंतज़ाम कर देता है। मीनू का भतीजा अपनी गाय को चारा डाल रहा होता है, उसका बाप आता है और कहता है कि तुम कहाँ थे? वो कहता है मैं तो यहाँ था। वो कहता है तुम्हें यहाँ होते तो मुझे नज़र आते, अब कहाँ जा रहे हो? कहता है दादे के हुक्के का तम्बाकू लेने जा रहा हूँ। वो कहता है कि तम्बाकू लेने ही जाना, कहीं अपने नए बाप गुलजारे के पास ना चले जाना, और अब मैं ना देखूँ तुझे गुलजारे की गली में। उसकी तरफ चाबियां फेंकता है और कहता है कि कल से दुकान तुम खोलोगे, ये ना हो कि तुम फिर नजर ना आओ। दूसरी तरफ चौधरी साहब अपने डेरे पर डॉक्टर को अपनी तमाम चीज़ें दिखा रहे होते हैं, परिंदे और घोड़े, और कहते हैं क्या आपको घोड़सवारी आती है? डॉक्टर कहता है नहीं, मुझे घोड़सवारी नहीं आती। वो कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिनों में आप सीख जाओगे। वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं घोड़सवारी करने नहीं आया। लेकिन चौधरी कहता है कोई बात नहीं, यहाँ डॉक्टरी की नहीं, घोड़सवारी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम घोड़सवारी सीख जाओगे। चलो कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। डॉक्टर कहता है मुझे फ़ोन करना है और सिग्नल नहीं आ रहे। वो अपने मुलाजिम को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसको वहाँ लेकर जाओ जहाँ सिग्नल आते हैं। वो मुलाजिम डॉक्टर साहब को लेकर वो खेतों में एक बड़े बोर्ड के पास ले जाता है और कहता है कि इसके ऊपर चढ़ जाएं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मीनू वहाँ और उसका भतीजा चारा लेने के लिए खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब को देखकर वो भी रुक जाते हैं। डॉक्टर साहब को मुलाजिम कहता है कि आप इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं तो सिग्नल ही सिग्नल है। डॉक्टर कहता है कि मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता। मीनू फौरन आगे बढ़कर दरख्त पर चढ़ती है और कहती है कि ये कोई मुश्किल काम है, मैं आपको सिखा देती हूँ, और वो दरख्त पर फौरन चढ़ जाती है और डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसको भी ऊपर बुला लेती है। फिर वो कहती है अब आप शहर वालों से हम गाँव वालों की बहुत सी बुराइयाँ और बहुत से किस्से सुनाएं, मैं अपने घर को जाती हूँ। वो चली जाती है। मीनू ने अपने भतीजे से वादा किया होता है कि वो उसकी पसंद की लड़की जो उसको बहुत पसंद होती है उसके घर जाएगी और उसको कहेगी कि वो उससे मिल ले। वो उसके घर जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि आगे उसकी मेहंदी हो रही होती है, लोग ढोलकी बजा रहे हैं, जिसे देखकर उसके पैरों तलू से ज़मीन निकल जाती है। उसकी शादी हो जाती है कि नहीं, ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? फ़बीहा, फ़रहीन और इसकी माँ बैठी बातें कर रही होती हैं। फ़रहीन फ़बीहा से कहती है कि तुम्हारे घर का गार्डन कितना बड़ा है, तुम अपने घर में सब्ज़ियाँ खुद उगा सकती हो, तुम्हें सब्ज़ियाँ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे फ़बीहा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। फिर फ़रहीन कहती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। फ़बीहा की माँ से कह रही होती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि जो जिसके साथ वैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। फ़बीहा ने सनाया के साथ अच्छा नहीं किया। फ़बीहा की माँ फ़बीहा को कहती है कि तुमने अपने बारे में ये क्यों नहीं सोचा, तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने सनाया के साथ बुरा किया है तो इसका तुम्हें भुगतना होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा तूने सनाया के साथ किया है।
तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि जिस रास्ते पे तुम निकल गई हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर फबीहा अपनी माँ की तरफ देखकर हैरान होती है कि मेरी माँ मेरे खिलाफ बातें कर रही है। फिर फबीहा कहती है कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, सनाया ने खुद सब कुछ किया है, सनाया इसकी ज़िम्मेदार खुद है। जब वो अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देगी तो फिर उसका शोहर उसके साथ ऐसा ही करेगा। फबीहा की माँ फबीहा से कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम औरत की बद्दुआ से तो बच जाओगी लेकिन बच्चों की बद्दुआ से नहीं बचोगी, जिनकी माँ के साथ तूने अच्छा नहीं किया। फबीहा कहती है कि मैंने जब कुछ बुरा ही नहीं किया तो मैं क्यों डरूं। उसकी माँ कहती है कि उन बच्चों से पूछो जिनका बाप छिन गया हो। फबीहा कहती है कि सनाया ने उसके होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से अरहम ने सनाया को घर से निकाला। जबकि उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या पता उसने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है कि नहीं। जिस पर फबीहा कहती है कि उसने ऐसा ही किया था। जिसका अरहम को पता चल गया तो उसने सनाया को घर से निकाल दिया। फबीहा की माँ कहती है कि फबीहा ये तो तुम अरहम को बताओगी ना कि वाकई सनाया तुम्हारे बच्चे की जान लेगी। फबीहा की माँ उससे कहती है कि ये तुम अरहम को बताओगी कि वाकई सनाया तुम्हारे बच्चे की जान ले रही थी, अरहम को खुद तो नहीं पता चलेगा। फबीहा अपनी माँ से कहती है कि अरहम ने ये खुद अपनी आँखों से देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फबीहा की माँ कहती है कि फिर अपने होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रही। जिस पर फबीहा यकदम उसे देखकर हैरान रह जाती है कि ये मेरी माँ मेरे ख़िलाफ़ क्यों बातें कर रही है, जिससे फबीहा हैरान परेशान रह जाती है और सोचने लग जाती है। तो उसकी माँ कहती है खाओ कसम, अब क्यों रुक गई हो, अगर तुम सच्ची हो तो कसम खाओ कि तुम वाकई सच कह रही हो। फबीहा अपनी माँ से कहती है कि ये मेरा ही बच्चा नहीं, आपका भी कुछ लगता है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती कि मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। अरहम ने खुद अपनी आँखों से देखा है कि सनाया मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। फबीहा की माँ कहती है कि तुम मेरी औलाद हो और हर माँ को अपनी औलाद की खुशियाँ अजीज़ होती हैं, लेकिन सच पूछो तो मुझे सनाया का भी बहुत दुख है और उसके बच्चों का भी मुझे बहुत दुख है। हमेशा मैंने गलत को गलत और सही को सही कहा है, अब मैं कैसे गलत को सही कह दूँ। फबीहा कहती है कि छीनने में और मिल जाने में फ़र्क होता है। फबीहा कहती है कि मैंने किसी से कुछ छीना नहीं है, अरहम खुद आए थे मेरे पास, मैं अपनी किस्मत को गलत कैसे कहूँ। फबीहा कहती है कि मैंने कोशिश की कि हम मिलजुल कर इकट्ठे रहें, लेकिन सनाया ने अपनी जेलसी में ना मुझे खुद घर रहने दिया ना खुद, और इसलिए घर छोड़कर चली गई। फबीहा की माँ कहती है कि देखो बेटा, माँ होने के नाते मैं तुझे नसीहत करना चाहती हूँ, ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, इनकी कोई अहमियत नहीं होती। ये सारी चीज़ें अगर अरहम के लिए तुम्हें कुर्बान करना पड़ी तो कर देना। पैसे की कोई हकीकत नहीं बेटा, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। फबीहा कहती है कि अम्मी आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, ये सब कुछ मेरा ही तो है, मैं क्यों किसी को लुटाने लगी। माँ कहती है कि बेटा देखो, कर्ज जो होता है वो लुटाया जाता है, जिससे कर्ज लिया होता है उसे वापस लुटाया जाता है, और अरहम सनाया की तरफ से तुम्हारे लिए कर्ज है, ये बात हमेशा याद रखना। फबीहा अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान परेशान रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या मैं वाकई सनाया के साथ गलत तो नहीं कर रही। फ़रहीन फ़बीहा से कहती है कि बहुत देर हो गई है, तुम हमें कैब मंगवा दो। फ़बीहा कहती है कि मैंने अप्लाई किया है लेकिन कोई कैब आ नहीं रही, आप कोशिश करें अपने फ़ोन से करवाने की। जिस पर फ़रहीन कोशिश करती है लेकिन कहती है कि कोई कैब नहीं आ रही। फ़रहीन
फबीहा से कहती है कि तुम ऐसे कहो कि अरहम हमें ड्रॉप कर दे। फ़रहीन की माँ कहती है कि अरे रहने दो, हम रिक्शा ले लेते हैं, हम रिक्शा पे चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फ़रहीन अपनी माँ से कहती है क्या हो गया है माँ, इतनी रात हम कैसे अकेले जाएंगे। और फ़रहीन कहती है कि रुके मैं हमज़ा को कॉल करती हूँ, वो हमें ड्रॉप कर देता है। जिससे उसकी माँ कहती है कि हमज़ा को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़रहीन कहती है क्यों, इसमें क्या हर्ज है, अगर हमज़ा हमें लेने आ जाएगा वो बाहर ही होगा, अंदर थोड़ी है। इस पर फ़रहीन कहती है अम्मा इसमें क्या हर्ज है कि अगर हमज़ा हमें लेने आ जाएगा, वो घर से बाहर ही तो रहेगा, उसने कौन सा अंदर आ जाना है। फ़रहीन कहती है वैसे भी मुझे हमज़ा ने कहा है कि मैं अगर अकेले हूँ तो मुझे फ़ोन करके बुला लिया करो, मैं फ़ोन करके बुला लेती हूँ। जिससे फ़रहीन के ये सब कहने की वजह से फ़बीहा भी परेशान हो जाती है और उसकी माँ भी। इधर सनाया अपनी माँ के मर जाने की वजह से बहुत परेशान होती है। फ़रहीन हमज़ा को कॉल करती है कि हमें ड्रॉप कर दे। जिसके बाद हमज़ा फ़रहीन और उसकी माँ को लेने के लिए फ़बीहा के घर आता है। फ़बीहा दरवाज़ा जब वो बाहर जाने के लिए जब वो दोनों माँ बेटी जाने के लिए बाहर दरवाज़ा खोलती हैं तो बाहर हमज़ा खड़ा होता है, जिसे फ़बीहा देखकर यकदम हैरान हो जाती है और कुछ देर उसको देखती रहती है। फ़बीहा और हमज़ा एक दूसरे को देखते रहते हैं। जिस पर फ़रहीन हमज़ा को कहती है कि हमज़ा चलें, और वो दोनों चले जाते हैं। इससे फ़रहीन काफ़ी देर तक हमज़ा को जाते देखते रहती है। उधर हादी फ़बीहा से कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दें। इसमें फ़बीहा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर कहती है कि तुम चलो डाइनिंग टेबल पर, मैं खाना लेकर आती हूँ। और हादी को कहती है कि सुनो, बार बार मुझे आवाज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब्र से बैठना, अगर तुमने दोबारा आवाज़ दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर हादी उसे देखकर हैरान रह जाता है और डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। फ़बीहा जब कमरे में आती है तो अरहम को देखकर कहती है कि किधर थे आप। अरहम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है तो फ़बीहा कहती है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ किधर थे आप। अरहम चुप रहने के बाद कहता है कि मैं सनाया के घर था। जिस पर फ़बीहा यकदम हैरान रह जाती है। जिस पर फ़बीहा कहती है कि आप मुझे बता तो सकते थे कि मैं सनाया के घर पर हूँ। इस पर अरहम थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहता है कि फ़बीहा, सनाया की अम्मी की डेथ हो गई है। इस पर फ़बीहा परेशान हो जाती है और कहती है क्या कह रहे हो अरहम, इसलिए मैं फंसा हुआ था, इसलिए मैं बता नहीं पाया। अरहम फ़बीहा को कहता है कि मैं सनाया को तलाक देने लगा था, इसी दौरान उसकी माँ को हार्ट अटैक हो गया और वो इंतकाल कर गई, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैंने सनाया के साथ अच्छा नहीं किया, सनाया का सब कुछ मैंने छीन लिया, उसके बच्चे, उसको, उसकी माँ को भी मैंने उससे छीन लिया, ये सब अच्छा नहीं हुआ। जिस पर फ़बीहा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर अरहम के सामने परेशान हो जाती है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ड्रामा सीरियल जानिसार में फ़िज़ा अपने शोहर के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है और उसे दुआ की दोस्त रिदा नज़र आ जाती है। वो रिदा को आवाज़ें देती है और कहती है कि रिदा, क्या तुम्हें दुआ का पता है। रिदा कहती है कि तुम मुझे इस तरह आवाज़ें क्यों दे रही हो, मुझे तुम्हारी बहन का कुछ पता नहीं और ना ही मैं कुछ जानती हूँ। वो कहती है कि तुम जानती हो वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो घर से निकाले जाने के बाद हमारे पास ही आई होगी। हाँ, वो आई थी मेरे पास, उसने मुझे कहा था कि मुझे चंद दिन अपने घर रख लो, लेकिन मैंने उससे नहीं रखा और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है।
वो जिस जगह से आई थी और पुलिस स्टेशन से पकड़े जाने के बाद मैं उसे अपने घर में कैसे रख सकती थी। वो कह रही थी कि मुझे अपने घर चंद दिन रख लो, लेकिन मैं उसे नहीं रखा और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। तुम क्या समझती हो कि मैं उसे अपने घर में जगह दूंगी? हम शरीफ लोग हैं। तो देखो, आज के बाद तुम मुझे अगर कहीं नज़र आ जाओ तो मुझे इस तरह आवाज़ें ना देना। दूसरी तरफ नौशेरवान दुआ से अपने घर में मोहब्बत का इजहार करता है और दुआ उसे यकीन दिलाती है कि मैं उसकी वफादार रहूँगी और हमेशा उसका साथ दूँगी। नौशेरवान कहता है कि ये तमाम तर चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और मेरा घर भी तुम्हारे लिए है। दुआ कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की अब हसरत नहीं, बस आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। फिजा जब अपने शोहर के साथ वापस आती है तो उसका शोहर उससे कहता है कि तुम किसके पीछे जा रही थी और क्या बातें कर रही थी, वो लड़की कौन थी? फिजा कहती है कि वो दुआ की दोस्त थी और मैं उससे दुआ का पता कर रही थी। तुम्हें किसने कहा कि दुआ का पता करो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम उसका नाम भी मत लिया करो, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? अगर तुम इन सब हरकतों से बाज ना आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अपने बाप के पास जाकर बैठ जाओगी। नौशेरवान जाफ़र से कहता है कि बताओ कि हमला किसने किया। जाफ़र खामोश रहता है। नौशेरवान दोबारा कहता है कि मुझे बताओ कि हम पर हमला किसने किया। जाफ़र कहता है कशमाला ने। नौशेरवान अंदर जाता है और पिस्तौल उठाता है और हवेली की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ कशमाला की मुलाजमा उससे कहती है कि बीबी आप क्यों अपना खाना पीना छोड़कर बैठी हैं और अपनी सेहत ख़राब कर रही हैं? आप इस तरह करेंगी तो आप ही कमज़ोर होंगी और वो दुआ नौशेरवान की ज़िंदगी में जगह बना लेगी और आप मुंह देखती रह जाएंगी। तुम क्या कह रही हो? वो उसे कहती है कि आप उसे फ़ोन करें और अपनी हैसियत बताएं। कशमाला ऐसा ही करती है और उसे दुआ को फ़ोन करती है और दुआ से कहती है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ? दुआ कहती है नहीं, मैं आपको नहीं जानती। कशमाला कहती है मैं नौशेरवान की पहली बीवी हूँ और इस हवेली की मालकिन हूँ। बाबा साई और अम्मा सैन मेरे साथ रहते हैं। अगर तुम्हें कबूल करना होता तो तुम्हारी शादी पर अम्मा साई और बाबा साई आते, लेकिन तुम थोड़े दिनों के लिए दिल बहलाने के लिए आई हो और दिल बहलाने के बाद चली जाओगी। नौशेरवान बहुत जल्द तुम्हें घर से निकाल देगा। दूसरी तरफ नौशेरवान हवेली पहुंचता है और कशमाला से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ पर हमला करवाने की? अम्मा सैन कशमाला से कहती है कि तुम कैसे बात कर रही हो, तुम्हारा शोहर है। अम्मा साईं जब सर में मिट्टी डाल दे तो फिर ऐसे ही बात की जाती है। अम्मा नौशेरवान से कहती है कि तुम तो जाओ, ये दीवानी हो रही है, मैं इससे बात करती हूँ। नौशेरवान के जाने के बाद अम्मा सैन कशमाला से कहती है कि तुम उसकी नेकी का ये बदला दोगी। कशमाला कहती है कि कैसी नेकी? अम्मा सैन ने कहा कि तुम नाशुक्री हो, तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हारे सर पर और तुम्हारे बच्चों के सर पर हाथ रखा है। कशमाला कहती है जब उसने बीवी का हक ही नहीं दिया तो कैसा हाथ रखा है? अम्मा सैन आप क्या कह रही हैं? कशमाला तुम बहुत नाशुक्री हो। दूसरी तरफ नौशेरवान बाबा साईं के पास जाता है और कहता है कि दुआ से मैंने वादा किया था, इसलिए मैंने ये निकाह किया। वो कहते हैं तुमने अपने वादे का पास तो रख लिया लेकिन हमारी इज्जत नहीं रखी। नौशेरवान कहता है कि आप इज्जत की बात कर रहे हैं, मैंने आपकी इज्जत उस वक़्त रखी थी जब आपने मेरी ज़िंदगी में कशमाला को शामिल किया था। कशमाला की जगह अगर आज दुआ है
तो उस वक़्त फराह होती। आप जानते हैं, बाबा साईं कहते हैं कि तुम हम पर एहसान जतला रहे हो। वो कहता है नहीं, मैं एहसान नहीं जतला रहा, बता रहा हूँ कि आपकी ज़िद को मैंने पूरा किया था। लेकिन आप जानते हैं कि वो मेरे भाई की ज़ौजा थी और मैं उन्हें अपने निकाह में तो कबूल कर सकता हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में नहीं। नाज़रीन, आपको ये एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मुकेश अंबानी ने सेलिब्रेट किए हैं अपने बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग इवेंट्स। इस बार तो मुकेश अंबानी ने सभी को कर दिया है हैरान, क्योंकि ये प्री वेडिंग इवेंट्स हुए हैं एक आलीशान सी क्रूज में, जहां कई सारे स्पेशल गेस्ट्स को ही किया गया है इनवाइट। इन इवेंट्स पर भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने 15 से 20 हजार करोड़ तक का खर्चा कर डाला है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो और सेलिब्रिटीज उन्हें महंगे महंगे तोहफे ना दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में आपको आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट को मिलने वाले एक्सपेंसिव सेकंड प्री वेडिंग गिफ्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नंबर 1, सलमान खान। भाईजान अपने पूरे स्वैग के साथ नजर आए अंबानी के सेकंड प्री वेडिंग इवेंट्स में, और इन्होंने एक बार फिर से दिया अपना कमाल का परफॉर्मेंस। भाईजान सलमान खान ने राधिका और आनंद को शादी के मौके पर 30 करोड़ का चेक दिया है, ताकि वो अपनी मर्जी से जो चाहे खरीद सकें। नंबर 2, करण जौहर। बॉलीवुड के रिचेस्ट प्रोड्यूसर भी अंबानी परिवार के सामने झुक जाते हैं। लास्ट टाइम करण जौहर ने स्टेज पर आकर परफॉर्म किया था, और अब सेकंड प्री वेडिंग इवेंट्स के मौके पर करण जौहर ने पूरे परिवार वालों को गुची के वॉलेट गिफ्ट किए हैं, और साथ ही ब्राइड और ग्रूम को लग्जरी ट्रैवल बैग्स गिफ्ट दिए, जिनकी वर्थ है 80 लाख रुपए। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। रणबीर और आलिया भी एक बार फिर से अपनी बेटी राहा के साथ अंबानीज के इवेंट में किए गए स्पॉट, और इन्होंने इस कपल को शादी पर एक पियानो गिफ्ट किया है, जिसकी वर्थ है 12 करोड़ रुपए। नंबर 4, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण इस समय अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेजेस पर हैं, जिसकी वजह से वो आनंद अंबानी के सेकंड प्री वेडिंग इवेंट्स को अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन दीपिका और रणवीर ने इस कपल को गिफ्ट में एक स्पोर्ट बाइक दी है, जिसकी प्राइस है 5 करोड़ रुपए। नंबर 5, ऐश्वर्या रॉय। ऐश्वर्या रॉय भी स्पॉट की गई इन ग्रैंड इवेंट्स में, लेकिन बच्चन परिवार उनके साथ कहीं पर नहीं था। हमेशा की तरह वो आराध्या के साथ ही स्पॉट की गई, और इन्होंने इस मौके पर आनंद और राधिका को गिफ्ट में परफ्यूम बास्केट गिफ्ट की है, जिसकी वर्थ है 1.5 करोड़ रुपए। नंबर 6, शाहरुख खान। शाहरुख खान मुकेश अंबानी को अपने भाई की तरह ही मानते हैं, और मुकेश अंबानी के घर का कोई भी इवेंट हो उसमें शाहरुख खान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इतना ही नहीं, शाहरुख खान उनके ओकेजन्स पर परफॉर्म भी करते हैं। राधिका और आनंद की वेडिंग पर शाहरुख अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, और शाहरुख ने राधिका और आनंद को इस खुशी के मौके पर दुबई में एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया है, जिसकी प्राइस है 40 करोड़ रुपए। नंबर 7, कैटरीना कैफ एंड विकी कौशल। एक बार फिर से काम की वजह से कैटरीना और विकी भी इस शादी को अटेंड ना कर सके, लेकिन विकी और कैटरीना ने इस कपल को इस खास मौके पर कस्टमाइज्ड डायमंड आईफोन गिफ्ट भिजवाए हैं, जिनकी प्राइस है 6 करोड़ रुपए। नंबर 8, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार भी अंबानी परिवार के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, और इस मौके पर भी उन्होंने अंबानी की पार्टी पर 4 चांद लगाए, और इसी के साथ इन्होंने आनंद और राधिका को गोल्ड कस्टमाइज्ड जॉगिंग शूज गिफ्ट किए हैं, जिनकी प्राइस है 4 करोड़ रुपए।
सैफ और करीना अपनी पूरी फैमिली के साथ इन इवेंट्स में किए गए स्पॉट और नवाब फैमिली की ओर से इस कपल को मिला डायमंड कस्टमाइज्ड हैंडबैग और साथ ही वॉलेट और इन दोनों गिफ्ट्स की वर्थ है 20 करोड़ रुपए। प्रियंका चोपड़ा एंड निक जॉनस और प्रियंका चोपड़ा इन ग्रैंड वेडिंग इवेंट्स में इनवाइटेड तो थे, लेकिन वे शादी अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने इस कपल को भेजी ढेर सारी बेस्ट विशेस। राधिका को शादी पर गोल्ड और डायमंड हील्स गिफ्ट की और साथ ही आनंद को डायमंड चेन और ब्रेसलेट और इन सभी गिफ्ट्स की प्राइस थी 40 करोड़ रुपए। क्रिकेट के बादशाह महेंद्र भी अपनी फैमिली के साथ ये शादी अटेंड करने आए और इन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे और बहू को रूबी और डायमंड से बनी हुई चेन्स गिफ्ट की, जिनकी वर्थ है 3 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थे मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट को दोबारा से मिलने वाले प्री वेडिंग इवेंट्स के गिफ्ट। आपको इनमें से किसका गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और साथ ये भी बताइएगा कि क्या अंबानी परिवार को दूसरी बार ये प्री वेडिंग इवेंट्स करने चाहिए थे या नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के उन अदाकारों का जिक्र करने वाले हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। इसके बावजूद वो मुस्लिम अदाकारों के साथ काम करते हैं और एक दूसरे के मज़हब का काफ़ी एहतराम करते हैं। हालांकि उनके नाम में मुस्लिम के वर्ड शामिल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नॉन मुस्लिम हैं। आज हम उन्हीं का जिक्र करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सुनीता मार्शल। मॉडलिंग से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाली सुनीता आज पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा बन चुकी हैं। काफ़ी लोग नहीं जानते कि ये मुसलमान नहीं हैं। जब पता चला तो फैंस ने काफ़ी हैरानी का इजहार किया था। जी हाँ, सुनीता मुसलमान नहीं हैं बल्कि ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि पाकिस्तान के मशहूर अदाकार हसन अहमद की बीवी हैं। हसन अहमद मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके दोनों बच्चे भी हैं। सुनीता का कहना है कि बच्चे भी इस्लाम ही फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आगे जाके सुनीता भी इस्लाम कबूल कर लें। फिलहाल उनका कहना है कि अभी उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिया अली पाकिस्तान के काफ़ी ड्रामों में काम कर चुकी हैं। इनके नाम से बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता कि ये मुसलमान नहीं हैं। काफ़ी लोगों को भी ये बात बिल्कुल पता भी नहीं थी कि जिया नॉन मुस्लिम है। जिया ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने काफ़ी एज में शादी की है। उनके शौहर हांगकांग के बिजनेसमैन हैं जो कि मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जिया अली एक अदाकारा होने के साथ साथ एक मशहूर मॉडल भी हैं। बिनीता भी पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हैं। पुराने ड्रामों में काफ़ी इनको अदाकारी करते देखा जा चुका है। काफ़ी फ़नी ड्रामे कर चुकी हैं। आजकल इनको ड्रामों में बहुत कम देखा जाता है। ये भी ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ईसाई होने के बावजूद इनको काफ़ी रमज़ान ट्रांसमिशन में देखा जाता है और रमज़ान ट्रांसमिशन में ये काफ़ी सूरतों की तिलावत करती भी नज़र आती हैं। अज़ीका डैनियल को भी आपने काफ़ी ड्रामों में काम करते हुए देखा होगा। काफ़ी ड्रामों की जीनत बनी हुई हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर हैं। इनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है और लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं। मुस्लिम नाम रखने वाली हदीका असल में ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ईसाई होने के बावजूद उनका कहना है कि वो इस्लाम का काफ़ी एहतराम करती हैं। ज़ोई विकोजी, ये पाकिस्तान की मशहूर सिंगर हैं। गाना गाने के साथ साथ गाने लिखती भी हैं। इनका ताल्लुक़ भी ईसाई फैमिली से है। दीपक परवानी पाकिस्तान के मशहूर डिज़ाइनर हैं। पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत का नाम ली जाए तो उनमें दीपक परवानी का नाम भी शामिल होता है। दीपक पाकिस्तान के डिज़ाइनर हैं जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। डिज़ाइनर होने के साथ साथ ये मॉडल और अदाकार भी हैं।
इनका ताल्लुक हिंदू फैमिली से है, लेकिन इनके पाकिस्तान के बाकी मज़हब के एक्टर के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और उनका कहना है कि वो इस्लाम का काफ़ी एहतराम करते हैं। नादिया मलिक। नादिया मलिक पाकिस्तान इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल हैं और मॉडलिंग की दुनिया में इनका अच्छा खासा नाम है। काफ़ी मशहूर ब्रांड्स और डिज़ाइनर के साथ ये काम कर चुकी हैं। इनका ताल्लुक भी ईसाई फैमिली से है, लेकिन इनकी शादी मुस्लिम फैमिली में हुई थी। इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं जिनका नाम दानियाल है और वो मुसलमान हैं। शादी के बाद नादिया मॉडलिंग छोड़ चुकी हैं और शोहर के साथ स्कॉटलैंड में शिफ्ट हो चुकी हैं और एक हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं। यशमा गिल। यशमा गिल जो कि पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हैं, जो कि पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर ड्रामे कर चुकी हैं। आजकल एयरवाई पे उनका ड्रामा ऑन एयर भी है जो कि काफ़ी मशहूर हो रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यशमा भी ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन यशमा इस्लाम से इस कदर मुतासर हुई कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यशमा ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए गई थी, वहाँ उनको एक मुस्लिम दोस्त मिल गई। यशमा का कहना है कि वो उसकी बातें सुन के इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो इस्लाम कबूल किए बगैर रह ना सकी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सोनाक्षी सिन्हा जो कि इस टाइम पर शादी के मामले में सबसे ज्यादा चर्चे में, वहीं पर इनकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज, इनकी इस टाइम पर चलती हुई शादी की तैयारियां और इनकी बहुत ही खूबसूरत सी वेडिंग पिक्चर्स की बात की जाए तो आपको मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। बताते चलें सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, बताते चलें ज़हीर इकबाल के बारे में। तो पिछले 7 सालों से ये कपल रूमर्ड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम से बहुत ज्यादा चर्चा में था, लेकिन कभी भी इन्होंने इस चीज को ऑफिशियल नहीं किया। इनका कहना था कि हम इसको शादी कर ऑफिशियल करेंगे। फाइनली तौर पर इनका इन्विटेशन भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा चर्चे में है, जिसमें इन्होंने तमाम फैमिली फ्रेंड्स को एज अ रूमर्ड सच होने के मामले से 23 जून को बस्तियां, जो कि शिल्पा शेट्टी का टॉप पर एक होटल है, वहां पर बुलाया। वहीं पर इनकी शादी होगी और इन्होंने क्लासिक रेड कलर का लहंगा पहनना है। ये बात खुद सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बहुत पहले बताए थे कि जब भी मेरी शादी होगी मैं क्लासिक रेड कलर का ही लहंगा पहनूंगी। खैर इस टाइम पर ये रिपोर्ट है कि सबिया साची का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा है जो कि क्लासिक रेड है, जिसमें पिक्चर भी इस टाइम पर इनकी ड्रेस को ट्राई करने तक की भी वायरल जा रही है। खैर आपको मुकम्मल चीजें मुकम्मल इनकी डिटेल्स में अगर बताते चले तो ज़हीर और सोनाक्षी इस टाइम पर 23 जून को शादी करने वाले हैं और ये शादी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी फैमिली से बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, क्योंकि ज़हीर इकबाल एक मुस्लिम गाय है। एक मुस्लिम होने की वजह से एक हिंदू से शादी वाकई बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन है जो कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉलीवुड के करियर में इस टाइम पर कर चुकी हैं। और फाइनली तौर पर फैंस इनकी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। व्यूअर्स आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली अदाकारा के बारे में, जिनकी मुस्कुराहट और शौक आंखों के आज तक लोग दीवाने हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि उस वक्त के कैमरे इनकी खूबसूरती का सिर्फ 2% ही कैच कर पाए। लेकिन जितनी ज्यादा ये खूबसूरत थीं, उतनी ही बदसूरत इनकी किस्मत थी। इन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्हें इतनी दर्द भरी मौत मिली कि रोज डॉक्टर इनके शरीर से खून निकालने के लिए इनके घर आया करते। उन्हें जो भी एक बार देख लेता कभी भुला नहीं पाता। मधुबाला जी को वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उनका जन्म वैलेंटाइंस डे के दिन यानी 14 फरवरी सन 1933 को दिल्ली में हुआ। इनका असली नाम था मुमताज जहां बेगम। मधुबाला 11 बहन भाई थे और वो 5वें नंबर की थीं। घर के हालात बेहद खराब थे। 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना मुश्किल था। मुमताज को बचपन से ही गाने का बेहद शौक था और एक बार इत्तेफाक से उन्हें रेडियो स्टेशन जाने का मौका मिला। जिस दिन मुमताज का कार्यक्रम होना था, उस दिन वहां बॉम्बे टॉकीज के जर्नल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल भी मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में मुमताज को देखा और वो इस बच्ची से बेहद प्रभावित हो गए। उस वक्त बसंत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के लिए वो एक छोटी सी बच्ची की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मुमताज को बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलवाया। देविका को मुमताज बेहद पसंद आई और इस तरह मुमताज को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी पहली फिल्म मिली।